इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था एप्सिलॉन नॉट, यहां पर होता है कॉइल के कारण से सेंटर पर निकालना सीख लिया। अब कॉइल के कारण से एक्स दूरी के बाहर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर इतना सा वायर है और इसके कारण से पूछेगा सर जी कि बताओ कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। जब कोई चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देते हैं तो उस पे लगता है, तो अगर जिधर मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसी के डायरेक्शन में अगर हम चार्ज को फेंकते हैं तो उस पे कभी कभी पूछ देता है कि जब चार्ज ऐसे ऐसे नच रहा था तो एक चक्कर मारे में कितना समय लगाएगा। हेलो प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस लेक्चर को मैं 30 से 35 मिनट के अंदर अंदर इसको खत्म कर दूं ताकि आपका रिवीजन जल्दी से हो जाए। एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को मैं डिटेल में कवर कर दूंगा। हाँ, थोड़ा सा फास्ट रहेगा तो समझने की कोशिश करेगा। ठीक है सर, आगे आ जाओ। तो सबसे पहला चीज है कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ना क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा है, आओ समझाते हैं हम तुमको। सबसे पहले देख, एक बंदा था जिसका नाम था हेंस ऑरस्टेड। हेंस ऑरस्टेड बेरोजगार आदमी था, आराम से बैठल था, उसके पास एक कंपास था। ठीक है, और वो ऐसे दिस दैट कर रहा था, वायर में करंट ले जा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, दिस दैट कर रहा था। हुआ क्या, जैसे वायर में करंट गया, देख मान ले कि वायर है, ठीक है, और यहां पर बेचारा उसका एक कंपास रखा हुआ था। कंपास के अंदर जो होता है वो मैग्नेटिक नीडल्स होता है। ठीक है सर, अब क्या हुआ, जैसे इस वायर में करंट गया तो ये कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, टुई 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 स्टार्ट कर दिया। तो साला उसको लगा रे वायर में करंट जा रहा है तो नीडल हिल रहा है, ऐसे ऐसे नीडल मैग्नेट का है तो मैग्नेट में डिफ्लेक्शन कब होगा। अरे भाई, कोई मैग्नेट है, ये मान ले मैग्नेट है तो मैग्नेट अपने अपने ऐसे ऐसे हो रहा है, तो क्यों होगा, क्योंकि इस मैग्नेट के करीब कोई और मैग्नेट आया होगा तभी तो ये डिफ्लेक्ट कर रहा होगा। हाँ सर, बात तो सही है, बात तो सही है। तो हुआ ये, तो इस वायर ने कुछ ऐसा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाया जिसके कारण से कंपास के अंदर का मैग्नेट डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, बात समझ में आ रहा है, हाँ ना। ठीक है, यानी कि कंपास के अंदर का जो नीडल था वो मैग्नेट का बना हुआ होता है और वो इस वायर के कारण से डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब वायर ने कुछ ऐसा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो किया। ठीक है सर, बात समझ में आ रहा है, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो, तो यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से उसने ये बात पता लगाया कि किसी कंडक्टर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो क्या पैदा करता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देख, वायर में क्या चल रहा है सर, तो वायर में चलता क्या है, वायर में करंट है, तो करंट क्या है, तो करंट सर मूविंग चार्ज है। अच्छा, यानी वायर में जब करंट फ्लो करेगा तो उसके कारण से क्या बनेगा, तो सर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये यहां से पता चला। ठीक है सर, बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर ध्यान से सुनो, अब उसने ये पता लगाया कि अगर मान ले कि कोई वायर है और इस वायर में मान ले कि करंट आई जा रहा है, ठीक है सर, करंट आई जा रहा है, ठीक है, तो उसने ये पता लगा कि अगर कोई वायर है, ठीक है, तो वायर में करंट है, हाँ ना, और करंट किससे मिलकर बना हुआ है, चार्ज से। चार्ज जब दौड़ेगा तो चार्ज के दौड़ने के रफ्तार को हम लोग करंट बोलते हैं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब किसी चार्ज को, याद सुनना, जब किसी चार्ज को हम उठा के फेंक देते हैं, जब किसी चार्ज को मोशन करा देते हैं, जब किसी चार्ज को मोशन करा देते हैं, या फिर तू सोच कि जब चार्ज मूव करता है, जब चार्ज मूव करता है, मोशन में आता है, तो इसके पास एक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो हुआ यही, करंट का मतलब हुआ कि इसमें चार्ज टर आगे बढ़ रहा है, और चार्ज क्योंकि बढ़ रहा है इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज मोशन में है, और अगर वायर में चार्ज मोशन में है तो इसका मतलब इसके कारण से क्या पैदा होगा, तो सर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर करंट ऊपर जा रहा है तो इसके कारण से क्या पैदा हो जाता है सर, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, क्योंकि चार्ज मोशन में है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा, ऐसे होता है, टर 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 टर, है ना। तो अगर मान लो कल को बोलेगा कि करंट ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड, तो जब भी आपसे पूछेगा कि करंट दे दिया और आपसे पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो राइट हैंड थंब रूल हमेशा याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तो सर वायर ऊपर है, वायर में करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से घुसता है और इधर से निकलता है। तो अगर मान लीजिए वायर है, इस वायर में करंट ऊपर जा रहा है, तो जिधर करंट जा रहा है उधर अंगूठा रख, और जिधर, और ये चारों उंगली आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। तो सर इस वायर में करंट ऊपर जा रहा है, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर से इधर की तरफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ ना। तो यहां पर देख सर, वायर में करंट इधर जा रहा है तो इधर से साला घुसेगा, देख करंट ऊपर जा रहा है, इधर से घुसेगा, इधर से निकलेगा, तो इधर इनवर्ड हो जाता है, इधर आउटवर्ड हो जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए वायर है, वायर में करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है तो इधर से घुसेगा, इधर से निकलेगा, तो अंदर क्रॉस हो जाएगा, बाहर डॉट हो जाएगा। क्रॉस का मतलब हो रहा है अंदर जा रहा है, डॉट का मतलब होता है कि बाहर निकल रहा है। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, बात समझ में आ रहा है, हाँ ना। अब सुने यहां पर ध्यान से, ठीक है सर, यानी कि तो द रीजन अराउंड द मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। अब बोल मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ,
अब जैसे कि ये वायर है, जैसे कि मान लीजिए मैग्नेट है, तो मैग्नेट से क्या निकलता है, तो सर मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। करंट कैरिंग वायर बोल चाहे मैग्नेट बोल, उससे क्या निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब सोच सर ये मैग्नेट है, ठीक है, और किसी मैग्नेट को लाना है, तो अगर कोई मैग्नेट इसके मैग्नेटिक फील्ड से दूर रहेगा तो क्या इसको खींच पाएगा, सर नहीं खींच पाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तुम उसको देखा और तुमने रो दिया छोड़ के चली गई, तो तुम उसके एरिया के अंडर आया, तभी तो तुम पे फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, है ना। तुम दूर रहते, उससे बहुत दूर रहते, तो क्या प्यार मोहब्बत होता, नहीं होता। तो ऐसा एरिया जिसमें प्यार मोहब्बत हो सकता है, यानी अट्रैक्शन लग सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है, वैसे एरिया को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो अगर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इतना है और तू यहां पर एक मैग्नेट रख देता है, अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। उस मैग्नेट को अट्रैक्ट कराने के लिए उसको इसके फील्ड में लाना पड़ेगा, वही इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी मैग्नेट के चारों ओर ऐसा जगह जहां पर कोई और मैग्नेट पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, छोड़ के गई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हारी वाली। उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नापते किस में है, तो नापते हम लोग टेस्ला में है, ठीक है। अब कुछ यूनिट है, ध्यान से सुन लेना। एक टेस्ला बराबर होता है वन, मतलब टेस्ला का ऐसा, टेस्ला को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, वन बेबर, देवर नहीं बेबर, बेबर पर मीटर स्क्वायर, बेबर पर मीटर स्क्वायर। और वन गॉस, अगर पूछेगा कि सर मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस में यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस में होता है गॉस, क्या बोलते हैं उसको, घोंचू नहीं, गॉस, ठीक है। वन गॉस बराबर होता है 10 पे पावर -4 टेस्ला होता है। बात समझ आ रहा है। कभी कभी आपसे डायमेंशन पूछ रहेगा, याद रखना, m पे पावर 1 m है ना, t पे पावर -2 और a पे पावर -1, ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला, रट लीजिएगा, ठीक है सर। ओके सर, अब यहां पर आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। आइए सर, तो सबसे पहले हमने अभी बताया था राइट हैंड थंब रूल के बारे में, है ना, कि अगर किसी करंट के कारण से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल लगा दो, करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकल के आ जाएगा। अगर करंट नीचे जा रहा है तो अंगूठा का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में लो, और देख जिधर चारों उंगली घूमेगा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। तो अगर करंट नीचे जा रहा है तो इधर से निकलेगा, इधर से घुसेगा। बात समझ आ रहा है, ठीक है सर। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बायोट-सैवर्ट। बायोट-सैवर्ट क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, कि किसी करंट कैरिंग वायर से, किसी करंट कैरिंग वायर से, ध्यान से सुनना, बायोट-सैवर्ट क्या बोलता बउआ, कि किसी करंट कैरिंग वायर से आर दूरी पर, कितना दूरी पर सर, आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने का उसने फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो होता क्या है, उसने बताया कि अगर मान लो कि कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है सर, तो उसका जो सबसे छोटा लेंथ होगा, छोटा सा लेंथ, तो अगर वायर का लेंथ एल है तो उसका जो सबसे छोटा लेंथ होगा वो डीएल होगा। तो उस छोटे से वायर के कारण से आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है, यहां पर ध्यान से देखना, म्यू0/4 पाई इंटू डीएल क्रॉस आर बटा आर क्यू। याद करना पड़ेगा, डेरिवेशन भी आता है, एकदम समझ लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सुना तुमने, क्या सुना तुमने, म्यू0/4 पाई, है ना, म्यू0/4 पाई। म्यू0 क्या होता है यहां पर, जैसे याद करो, पर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था एप्सिलॉन नॉट, यहां पर होता है मैग्नेटिक फील्ड में म्यू0। बात समझ में आ रहा है, ठीक है सर। तो म्यू0/4 पाई इंटू डीएल, ये डीएल क्या है, तो छोटे से वायर का जो लेंथ होगा, बहुत छोटा सा वायर का लेंथ डीएल हो गया, और कितना दूरी पर पूछ रहा है वो आर होता है, ठीक है सर, डीएल क्रॉस आर बटा आर क्यू, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, हाँ है ना। उसी को हम लोग देख सिंपल भाषा में अगर तेरे को लिखना है तो इस सिंपल भाषा में तू ऐसे भी लिख सकता है कि के, ध्यान से सुनना, के डीएल क्रॉस आर बटा आर क्यू। एक ये भी फॉर्मूला होता है, यहां से भाई इसको मिटा देता हूं, ठीक है। देख याद करना है तो इससे भी आप याद कर सकते हो। क्या सर, क्या सर, देख म्यू0/4 पाई को अभी के लिए मान लेना, छोटा कर लेना, म्यू0/4 पाई को हम लोग के मान लेंगे, ठीक है सर। और म्यू0/4 पाई का वैल्यू जो होता है वो होता है 10 पे पावर -7। कितना होता है, 10 पे पावर -7। देख म्यू0/4 पाई को मैंने क्या माना, के, और के का वैल्यू याद रखना हमेशा कितना होता है, 10 पे पावर -7 होता है, ठीक है सर। बात समझ आ रही थी, के का मतलब क्या हुआ, म्यू0/4 पाई। जैसे कि याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के मानते थे, यहां पर हम म्यू0/4 पाई को के मान लेंगे, तो हो जाएगा के डीएल क्रॉस आर बटा आर क्यू, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। छोटे से वायर के कारण से इतना मैग्नेटिक फील्ड आता है किसी पॉइंट पर, याद कर लीजिएगा, कहानी खत्म, ठीक है सर। आ रहा बात में, हाँ ना, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ, म्यू0 का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7। तो म्यू0 के जगह पर अगर रखोगे 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा के का 10 पे पावर -7, ठीक है, याद कर लेना। अब ध्यान से सुनो, यहां पर देखो, अगर सर वायर छोटा सा है, ठीक है, अगर इतना सा वायर है और इसके कारण से पूछेगा सर जी कि बताओ कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। एक छोटा सा वायर है ना, ऐसे करके वायर है, ठीक है सर। ऐसे वायर के कारण से बोलेगा कि सेंटर पर बताओ मेरी जान कि करंट कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो फॉर्मूला बस इतना याद रखना, के आई बाई आर,
के आई बाई आर इंटू थीटा। सर के क्या है, तो क्या अभी मैंने बताया के का वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसका वैल्यू होता है 10 पे पावर -7 इंटू आई। आई का मतलब वायर में कितना करंट जा रहा है, और आर का मतलब रेडियस, ये वाला जो रेडियस है ना, ये जो लूप है इसका जो ये रेडियस होगा, अरे सर्कल जैसा दिख रहा है, आर्क दिख रहा है भाई, ये तेरे को दिख रहा है इस तरीके से, है ना। ठीक है सर, तो ये रेडियस हो गया आपका के आई बाई आर इंटू थीटा, यानी कितना एंगल है, कल को दे देगा 60 डिग्री, तो यहां पर थीटा के जगह पर कितना रखोगे 60 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, डिग्री जो एंगल हम रखेंगे वो रेडियन में रखेंगे, तो 60 डिग्री में नहीं लिखना, उसको लिखना पाई में। तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो सर 60 डिग्री बराबर हम हो जाएगा कितना 2, यहां पर पाई बाई 3। ठीक है, जैसे पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो पाई बाई 3 यानी 180 बाई 3 60 डिग्री, तो हम यहां पर लिखेंगे पाई बाई 3, रेडियन में लिखते हैं हमेशा। ठीक है सर, आगे आ जाओ। अगर कोई मान लो सर्कुलर लूप है तो क्या होगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो वही फार्मूला के आई बाई आर इंटू थीटा। तो सर यहां पर पहले ये देखिए ये वाला, फिर ये देखते हैं, तो इसमें एंगल कितना हो गया सर, तो ये देख 180 डिग्री है, कितना है भाई, है ना, यहां पर एंगल कितना हो जाएगा, तो कंप्लीट 360 होता है, तो ये आधा ही है ना, तो सर 180 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। 180 डिग्री को हमको रेडियन में लिखना है, तो पाई लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना हो जाएगा सर, के आई बाई आर इंटू थीटा, तो के आई बाई आर और एंगल हो गया पाई, तो के आई बाई आर इंटू पाई हो जाएगा। कोई बात समझ में आ रहा है, ठीक है सर। उसके बाद अगर मान लो सर्कुलर लूप हुआ तो क्या होगा, अगर सर्कुलर लूप के कारण से पूछता कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वही फॉर्मूला के आई बाई आर इंटू थीटा, तो के आई बाई आर, और यहां पर क्योंकि कंप्लीट एक सर्कल है, तो कंप्लीट सर्कल कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा, तो 360 डिग्री। 360 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो लिखेंगे 2 पाई, पाई का वैल्यू 180 होता है, 2 इंटू पाई 360 डिग्री, है ना, तो 2 पाई लिख दिया, के आई बाई आर इंटू 2 पाई, है ना। के का वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो मैंने रख दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू 2 पाई। 2 पाई से 4 पाई कटा 2 बार में, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आ गया। अब ये याद रखना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में हमेशा आते रहता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, यानी कि किसी सर्कुलर लूप के कारण से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, अब सुन, एक लूप के कारण से, एक रिंग के कारण से आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, तो 2 रिंग रहेगा तो 2 से गुना कर देंगे। अरे एक रिंग के कारण से इतना मैग्नेटिक फील्ड आया था, 2 रिंग रहेगा तो दुगना हो जाएगा ना भाई मैग्नेटिक फील्ड, तो 2 से गुना करेंगे। 3 रहेगा तो 3 से गुना करेंगे, 4 रहेगा 4 से गुना करेंगे, है ना। एक्स रहेगा तो एक्स से गुना करेंगे, एन रहा तो एन टाइम्स हो जाएगा। तो अगर कल को रहेगा कि ऐसा ऐसा क्वाइल मान लो 10 क्वाइल है, एन क्वाइल से, एक क्वाइल के कारण से म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, और ऐसा 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 एन क्वाइल हुआ तो एन से गुना कर देंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इंटू एन, याद रखिएगा। ठीक है सर, आगे आ जाओ। इसके बाद अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि किसी क्वाइल के कारण से दूर में क्या होगा, सेंटर पर तूने सीख लिया, हाँ सर, क्वाइल के कारण से सेंटर पर निकालना सीख लिया। अब क्वाइल के कारण से एक्स दूरी के बाहर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर, फॉर्मूला याद रखना, म्यू नॉट आई अपॉन, वहां पर होता था म्यू नॉट आई अपॉन, देखे यहां पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होता था, हाँ ना, सेंटर पे, बट एक्स दूरी बाहर क्या होगा, तो ध्यान से सुनना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 और आर के जगह पर हो जाता आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 इंटू आर स्क्वायर, याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। यहां पर एक्स क्या है सर, तो कितना दूरी पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, वो एक्स हो गया, और आर हो गया लूप का रेडियस, आर बात में, ठीक है सर, है ना। अब म्यू नॉट का वैल्यू, म्यू नॉट तो है ये है ना, के का वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो के की जगह पर हमने म्यू नॉट रख दिया। ठीक है सर, यहां पर आ जाओ आगे। अब ध्यान से सुनो, अगर अगर मान लो कि यही क्वाइल n टाइम्स रहता तो क्या होता, 1 2 3 4 5 6 कर करके मान लो कि n टाइम्स क्वाइल रहता तो क्या होता, बताओ जल्दी से। तो सर अगर n क्वाइल से रहता तो n से गुना कर देते, अरे एक के कारण से इतना आया तो n के कारण से इतना आ जाएगा, है ना। अब सुन, यही फार्मूला में अगर x का वैल्यू 0 हो जाए तो सोच क्या होगा, तो सर अभी पॉइंट बाहर है, अगर x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो पॉइंट क्या सेंटर पे आ जाएगा, हाँ या ना, हाँ सर। अब भी देखिए पॉइंट दूर में है, अगर ये पॉइंट धीरे 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 इसके पास आ जाएगा तो एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा। पुट करके देख ले, जब एक्स का वैल्यू 0 तू रखेगा तो नीचे हो जाएगा आर पे पावर 3, तो आर स्क्वायर से एक आर कटेगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आ जाएगा। वही बतिया आ गया कि सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होता है, ये तो एकदम याद कर लेना। ठीक है, आर बात, ठीक है। उसके बाद आता है सर एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। तो मान लो कि कोई जगह है, इसके अंदर मान लो कि 3 गो वायर है जिसमें करंट जा रहा I1 I2 एंड I3। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ ये बोलता है, बस एम्पियर्स लॉ ये बोलता है कि जितने भी वायर्स हैं उसके कारण से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है वो बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड। बात समझ में आ रहा है, क्या सीखा, फिर से सुन, जितने भी वायर्स हैं उसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस लाइन पे, इस लाइन पे जितने भी मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगे उसका सम कर लो। तो जैसे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आया तो सब लाइन का निकाल के मैग्नेटिक फील्ड ऐड करते जाओगे तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका आएगा
वो जो होता है बाबू, वो बराबर होता है म्यू नॉट इंटू टोटल करंट इनसाइड द लूप। जैसे कि मान ले कि इसके अंदर 3 वायर है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 4 एम्पियर का, तो टोटल करंट कितना हो गया, 2 और 3 5, 5 और 4 9 एम्पियर। तो टोटल करंट इंटू म्यू नॉट, यानी कि इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इन तीनों वायर के कारण से नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो म्यू नॉट इंटू जितना वायर इसके अंदर जा रहा है सबका करंट ऐड कर दो तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ना, ये याद रखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिफिनेशन मैंने लिखा दिया, उसके बाद आगे आ जाओ। अब सुनो, अब एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ आ जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला आपका है सोलेनॉइड, ठीक है सर। अगर किसी वायर को, ध्यान से सुनना, अगर किसी वायर को ऐसे ऐसे लपेट के क्वाइल बना देते हैं, क्वाइल जैसा लपेट देते हैं, तो इसी को हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बउआ? सोलेनॉइड। एक क्वाइल हुआ तो उसको हम रिंग बोल देंगे, और ऐसा ऐसा क्वाइल का बहुत सारा एन एन लपेटन का मान लो हमने बना दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड बोलेंगे, ठीक है सर, सोलेनॉइड बोलेंगे। तो बोलेगा कि सोलेनॉइड के कारण से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है, तो याद रखना मुन्नी कितना होता है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ठीक है। ये आपका होता है किसी भी सोलेनॉइड के कारण से अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, मुन्नी, म्यू नॉट इंटू एन आई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। म्यू नॉट का वैल्यू अभी मैंने बताया था, है ना, कि यहाँ पर देख, म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7, देख लिखा हुआ भी होगा कहीं पे, है ना। म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7 होता है, ठीक है। ओके सर, है ना, क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है सर। तो मुन्नी याद रखना, म्यू नॉट इंटू एन आई, जिसमें कि म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7 होता है, ठीक है सर। और एन क्या हुआ, तो एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, याद रखना हमेशा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यानी मान ले कि कोई क्वाइल है, कोई सोलेनॉइड है, इसमें 10 लपेटन है, 10 टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न 10 हो गया। और सोलेनॉइड का लेंथ कितना है, तो मान लो 10 मीटर, तो 10/10 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? यानी नंबर ऑफ टर्न बटा लेंथ, और आई का मतलब कितना करंट उसमें जा रहा है। कहानी खत्म। ओके सर, ओके सर, आगे बताओ, आगे बताओ, ठीक है। अब लॉरेंज फोर्स पहले बाद में बताएंगे, फिर यहां पर सुनो, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से सुनना, यहां पर जब किसी चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में घुसेड़ देते हैं, क्या सर, क्या मैंने सुना, क्या सुना तुमने, कि जब किसी चार्ज को, जब कोई चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देते हैं तो उस पे लगता है फोर्स। क्या लगता है बउआ? फोर्स। एकदम याद कर लेना, एकदम याद कर लेना, जब किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे तो उस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? देख लेना, यहां पर देख लो। तो अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देते हैं तो उस पे लगता है फोर्स। कितना लगता है? क्यू भी बी, ठीक है, भी क्रॉस बी, इसी को तोड़ेंगे तो हो जाएगा क्यू भी बी साइन थीटा, याद रखना। तो जब किसी चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो उस पे लगता है फोर्स, और फोर्स कितना होता है? क्यू भी साइन थीटा। जैसे कि मेरे पास मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब सर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। यहां पर याद रखना ABC, ध्यान से सुनना, फादर मदर चाइल्ड। फादर का मतलब होता है फोर्स, मदर का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड का मतलब हुआ सी से चाइल्ड, सी से करंट, ठीक है सर। तो देखो यहां पर चार्ज जा रहा है इधर, तो चार्ज का डायरेक्शन आप करंट का डायरेक्शन मान सकते हो। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन आप क्या मानना? करंट का डायरेक्शन, ठीक है सर। तो ध्यान से देख सर, चार्ज, अब देखो मैंने चार्ज को भी वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया, ऐसे टुई ऐसे करके मैंने चार्ज को फेंका, तो उस पे फोर्स किधर लगेगा ये मेरे को निकालना है। तो ध्यान से देख सर, चार्ज को मैंने भी वेलोसिटी से ऊपर फेंका किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो पूछ रहा है मेरे से कि फोर्स किधर लगेगा। ध्यान से सुनना, देखो मैंने चार्ज को फेंका, देख मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब हुआ, क्रॉस का मतलब घुस रहा है अंदर की तरफ, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है बउआ? अंदर की तरफ है, ठीक है सर। ध्यान से देख, तो ये फोर्स निकालने के लिए बस यही वाला औजार यूज करेंगे, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड, तो देख सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फादर मदर चाइल्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ओके सर। और सर चार्ज का डायरेक्शन ऊपर है, देख वेलोसिटी किधर है? चार्ज ऊपर जा रहा, तो चार्ज ऊपर चल रहा तो करंट भी ऊपर बनेगा, हाँ ना, ओके सर। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फादर मदर चाइल्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट ऊपर जा रहा, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, यानी फोर्स चार्ज पे इधर लगेगा। बात समझ में आ रहा है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग निकाल लेंगे, ओके सर। ये समझ में आ गया कि किसी भी चार्ज को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सर उस पे क्या लगता है? फोर्स लगता है, ओके सर। अब यहां पर देखो 3 चीजें हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ओके। पहला, अगर मैं किसी चार्ज को जैसे कि इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है सर, और इसी डायरेक्शन में अगर मैं किसी चार्ज को करके फेंक दिया तो क्या होगा? तो अगर जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसी के डायरेक्शन में अगर हम चार्ज को फेंकते हैं तो उस पे फोर्स नहीं लगता है। बोलो कि सर क्यों नहीं फोर्स लगेगा? क्योंकि मैंने मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है,
ठीक है सर, और मैंने चार्ज को इधर ही भी वेलोसिटी से फेंक दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और वेलोसिटी भी इधर, तो देख दोनों के बीच में एंगल कितना है। अभी देख, अभी वेलोसिटी, अभी मान ले मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। जैसे जैसे मैं वेलोसिटी को इसके पास करते जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी आ जाएगा तो दोनों के बीच में एंगल घटते 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 जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं किसी बॉडी को इधर फेंका तो वेलोसिटी भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो जैसे तू थीटा का वैल्यू 0 रखेगा तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो फोर्स इस पे कितना लगेगा, 0। तो अगर मैं किसी चार्ज को भी वेलोसिटी से फेंकता हूं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, उसी के डायरेक्शन में, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है। तो जितना वेलोसिटी से जाएगा उतना ही वेलोसिटी से जाएगा, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं लगा। अरे भाई वो जा रही थी, तूने उसको कुछ किया ही नहीं, है ना, तो जैसे थी वैसे जाते रहेगी, है ना, आ रहा समझ में, ठीक है सर। उसके बाद आगे, अब दूसरा, अगर मैं किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंक दूंगा तो क्या होगा। अगर मैं किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंक दूंगा तो क्या होगा, हाँ ना। तो अगर मैं किसी चार्ज को इधर फेंका, देख मैग्नेटिक फील्ड मान ले अंदर है, किधर है मैग्नेटिक फील्ड सर, अंदर है, देखना क्रॉस लगा हुआ है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और मैंने किसी चार्ज को परपेंडिकुलरली फेंक दिया इधर भी वेलोसिटी से, ठीक है सर, भी वेलोसिटी से फेंक दिया, तो पूछेगा कि सर इस पे क्या होगा, चार्ज पे क्या होगा। तो ध्यान से सुनना, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है सर, अंदर की तरफ, हाँ है ना, मैंने मान लिया अंदर, तो ए बी सी, तो सर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, हाँ है ना, और मैंने चार्ज को फेंका इधर, ठीक है सर, चार्ज को मैंने इधर फेंका तो चार्ज इधर जा रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन इधर, है ना। तो ये क्या हो गया, ए बी, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड सर अंदर है और करंट, चार्ज इधर जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स किधर लग रहा है सर, ऊपर की तरफ, तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा ऊपर, ठीक है सर। अब देख, मैंने फेंका चार्ज को इधर और ये चल गया साला ऊपर, है ना, जाना चाह रहा था आगे, देख जाना चाह रहा था आगे और फोर्स इस पे लग गया ऊपर, तो ऐसे हो जाएगा, घूम जाएगा, फिर ये चार्ज यहां पर आ गया, फिर ये जाना चाह रहा है इधर, फोर्स लगेगा, तीसरा फिर ऐसे घूम जाएगा, तो गोल गोल घूम जाता है बहुआ। कैसे घूम जाता है सर, गोल गोल घूम जाता है, याद रखना। तो अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, यानी कि अगर कोई चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था और चार्ज इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। तो अगर परपेंडिकुलर जा रहा है तो ये कैसा मोशन करेगा, तो इस पे फोर्स लगता है इस तरीके से कि ये गोल गोल नचना स्टार्ट हो जाता है। तो जब चार्ज गोल गोल घूमता है तो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो कभी कभी पूछ देता कि अगर वो चार्ज गोल गोल घूम रहा है, तो गोल गोल घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सर्कल का रेडियस क्या होगा, बस निकाल लो। तो अगर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पूछेगा, कुछ मत करना, एम वी बाई क्यू बी कर देना। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर मास समझ में आ रहा है, एम का मतलब हुआ मास, भी का मतलब हुआ वेलोसिटी, क्यू का मतलब हुआ चार्ज और बी का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है सर। कभी कभी पूछ देता है कि जब चार्ज ऐसे ऐसे नच रहा था तो एक चक्कर मारने में कितना समय लगाएगा, एक चक्कर मारने में कितना समय लगाएगा। तो एक चक्कर मारने में कितना समय लगाएगा, तो क्या होता है, देख टाइम पीरियड मेरे से पूछ रहा है, तो दूरी बटा स्पीड कर दोगे, तो जब दूरी बटा स्पीड करोगे तो 2 पाई आर बटा स्पीड करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी, याद कर लेना, ठीक है सर। उसके बाद देख फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम का उल्टा होता है, तो टाइम का फॉर्मूला 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा होता है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बी बाई 2 पाई एम। ओके सर, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद आगे, अगर मैं मान लो कि अगर मैं 0 डिग्री और 90 डिग्री पे नहीं फेंका, मैं किसी सर्टेन एंगल पे फेंक दिया, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, हाँ ना, सोच मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज को मैंने इधर फेंका तो फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है, थीटा 0, परपेंडिकुलर फेंका तो सर्कुलर मोशन करेगा सर। लेकिन अगर मान ले 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री पे फेंकेंगे तो क्या होगा। तो देख, अगर मान ले कि मैंने किसी चार्ज को भी वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पर फेंक दिया, 0 डिग्री 90 डिग्री पर नहीं, किसी थीटा एंगल पर फेंक दिया, तो इसको तोड़ दो। तो अगर मैंने इधर भी वेलोसिटी से फेंका तो इसका जिधर थीटा होता है उधर हो जाएगा भी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा भी साइन थीटा। तो इस चार्ज के पास सोच, तेरे पास की 2 वेलोसिटी है, एक आगे की तरफ भी कॉस थीटा, एक ऊपर की तरफ भी साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है। अब देख क्या होगा, अब देख जब चार्ज के पास परपेंडिकुलर वेलोसिटी था तो ये चार्ज को क्या किया, नचा दिया। सोच, चार्ज के पास 2 वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर और सेम डायरेक्शन वाला। अब इसको ऐसे रिलेट कर, तो जब चार्ज के पास सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी होता था तो ये चार्ज को आगे खींचता था। अरे भाई कोई गाड़ी है, उसका स्पीड आगे की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड, तो गाड़ियां आगे जीते रहेगा 10 से। तो इस चार्ज के पास आगे की तरफ भी वेलोसिटी है सर, तो चार्ज तो आगे जाते रहेगा, हाँ। और उसके बाद जब चार्ज के पास परपेंडिकुलर की तरफ फोर्स लग रहा था, हाँ ना, तो चार्ज गोल गोल घूम रहा था। अब बोल सर, चार्ज के पास परपेंडिकुलर भी वेलोसिटी है सर, हाँ है ना, हाँ सर। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी पे इस पे फोर्स लगेगा सर्कुलर वाला, और क्योंकि एक वेलोसिटी इसका सेम डायरेक्शन में है तो ये वाला भी काम होगा। यानी चार्ज जो है यहां पर देख 2 चीज हो रहा है, एक वेलोसिटी इसका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो चार्ज सीधा जाएगा, स्ट्रेट पाथ में फॉलो करेगा, हाँ सर, हाँ या ना, हाँ सर, यानी कि स्ट्रेट पाथ में चलेगा। ध्यान से सुनना,
चार्ज के पास दो वेलोसिटी है, एक तो है स्ट्रेट पाथ वाला और दूसरा वेलोसिटी है परपेंडिकुलर वाला। तो ये परपेंडिकुलर जब हो जाता है वेलोसिटी तो क्या होगा, गोल गोल घूमेगा, यानी कि चार्ज गोल गोल भी घूमेगा और आगे भी बढ़ेगा। तो सोच, चार्ज गोल गोल घूम रहा है और उसको आगे भी बढ़ना, तो टू नु 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 ऐसे जाएगा। देख, चार्ज गोल गोल घूम रहा है और गोल गोल घूमते 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 आगे जाएगा, तो ये हेलिकल पाथ बनाएगा। देखना, चार्ज गोल गोल भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, इस तरीके से हेलिकल पाथ में जाता है। ठीक है सर। तो पूछेगा रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या हो जाएगा। तो रेडियस के लिए क्या होता था फार्मूला, mv बाई क्यू होता था। तो ही कर दे मास बटा क्यूबी। यहां पर वेलोसिटी भी होता था, अरे यहां पर वेलोसिटी भी है और यहां पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन है, तो भी साइन थीटा है ना। तो यहां पर एम भी के जगह पर भी साइन थीटा बाई क्यू भी हो जाएगा। पूछेगा सर पिच क्या होता है। तो पिच का मतलब होता है कि एक जगह से ये वाला जो लेंथ होता है इसको हम पिच बोलते हैं, ये वाला। यानी पिच का मतलब है कि कितना लेंथ चला, कितना लेंथ आगे बढ़ा, कितना लेंथ आगे बढ़ा, यानी हॉरिजॉन्टल दूरी पूछ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल दूरी बराबर होता है हॉरिजॉन्टल में स्पीड गुना टाइम। तो हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितना है, v cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल में टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा 2 पाई m बाई क्यू भी। कहानी खत्म, ये आपका पीछ निकल के आ गया। ओके सर, उसके बाद आगे अब सुनो। तो सर चार्ज पे लग रहा है फोर्स और चार्ज साला वायर में दौड़ रहा है। अरे बोल जल्दी से सोच के बताओ सर, चार्ज पे लगता है फोर्स और चार्ज साला वायर के अंदर मूव कर रहा है, तो यानी वायर में भी फोर्स लगेगा। सोच के बताओ। हाँ सर, चार्ज चार्ज जब चार्ज को फेंक देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पे लगता है फोर्स। तो सर वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो करंट में भी तो चार्ज, अच्छा तो इसका मतलब वायर पे भी फोर्स लगेगा। हाँ, तो वायर पे भी क्या लगता है, फोर्स लगता है। जैसे कि मैंने पढ़ाया कि फोर्स ऑन चार्ज होता है क्यूबी साइन थीटा, है ना। भी का मतलब होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी को तोड़ेगा तो लेंथ बटा टाइम, है ना। तो चार्ज बटा टाइम क्या होता है सर, करंट होता है। तो करंट इंटू आई एल बी, यानी आई एल बी साइन थीटा, है ना। यानी कि अगर मेरे को फोर्स निकालना है करंट के टाइम में तो करंट के टर्म्स में तो हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। याद रखिएगा, चार्ज के लिए क्यू भी साइन थीटा और करंट के लिए होता है आई एल बी साइन थीटा। तो जैसे कि मान लो कि ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है आई, ठीक है सर। अब देख, मान लो कि ये वायर है, ये वायर है सर, इस वायर पे करंट ऊपर जा रहा है। ओके सर। तो पूछेगा इस पे फोर्स किधर लग गया, तो सोच यही चीज है। तो वायर पे करंट ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड सर अंदर है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, ध्यान से सुनना। तो यही फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देख सर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड सर अंदर है, तो ये लगाओ फादर मदर चाइल्ड, फादर ये मदर ये चाइल्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट का डायरेक्शन ऊपर, तो फोर्स इस पे किधर लगेगा, देख क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और करंट का डायरेक्शन इस वायर में ऊपर की तरफ है ना। तो फोर्स इस पे किधर लग रहा है सर, इधर लग रहा है। तो इस वायर पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, तो वायर इधर फेंका जाएगा। बात समझ में आ रहा है। फिर से देख, करंट फादर मदर चाइल्ड, तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स इस पे किधर लगेगा, इधर की तरफ, तो वायर इधर फेंका जाएगा। तो यानी वायर पे भी क्या लगता है बउआ, फोर्स लगता है। ठीक है, क्योंकि चार्ज पे फोर्स लग रहा है। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखो, अब यहां पर देखना कि दो वायर्स है, तो दो वायर्स में अगर मान लो कि करंट फ्लो कर रहा है, दो वायर्स में क्या फ्लो कर रहा है, करंट्स। ध्यान से सुनिएगा, दो वायर्स में क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो होता क्या है, जब दो वायर में करंट फ्लो करता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है। अब सुनो, अगर दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अगर दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो उस पर लगता है अट्रैक्शन वाला फोर्स। तो मान ले कि दो वायर है, इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है, इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है, तो ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, तो दोनों में अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन वाला। तो अगर मान लो कि दो वायर है, अगर मान लो कि दो वायर है और दो वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट जाएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसमें रिपल्सन होगा, इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। बात से मारा। कभी कभी पूछता है कि बताओ इस दोनों वायर में लगता है फोर्स, तो कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है वो होता है 2k_I1I2/r, जिसमें k का वैल्यू होता है, जिसमें k का वैल्यू क्या होता है, तो k का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। बात समझ में आ रहा है। ठीक है बाबू, समझ में आ गया, हाँ ना। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पे। सर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट, इसी को देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं या फिर इसी को मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। ध्यान से सुनोगे, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, तो देखो कुछ नहीं है, करंट इनटू एरिया जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। मतलब कि अगर मान लो कि एक कॉइल है, ठीक है सर, ये कॉइल है, इस कॉइल में करंट जा रहा है, देखो इस तरीके से सर करंट जा रहा है यहां पर, हाँ ना। हाँ, तो इधर से करंट ऊपर जा रहा है, इधर से करंट नीचे आ रहा है। ओके सर, समझ में आ रहा बात, है ना। तो इस लूप में करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो पूछेगा कि अगर इस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है बाबू करंट इंटू एरिया। क्या होता है बच्चों, करंट इंटू एरिया, ठीक है। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो अगर ये स्क्वायर है तो इसका एरिया हो जाएगा एल गुना एल। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा करंट आई और इसका एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, यानी आई एल स्क्वायर हो जाएगा। बस कुछ नहीं होता है, मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है करंट इंटू एरिया, कहानी खत्म।
जैसे कि मान लो कि आपके पास एक सीट है, यहां पर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो एक रेक्टेंगुलर सीट है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, तो मान लो इससे फ्लो कर रहा है करंट आई और एरिया इसका ए है, तो आई इंटू ए कर दो, कहानी खत्म। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है आपका वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसका डायरेक्शन कैसे ले, तो इसका डायरेक्शन जो होता है राइट हैंड थंब रूल से लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे क्या करना है, करंट जिधर जा रहा है, करंट का जो डायरेक्शन है उधर चारों उंगली को घुमाओ, तो करंट ऐसे जा रहा है, देख इधर से इधर ऐसे जा रहा है, टुइंग टुइंग ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है, देखना भाई करंट ऐसे जा रहा जा रहा, इधर मुड़ रहा इधर मुड़ रहा, तो करंट ऐसे जा रहा है, तो अंगूठा का डायरेक्शन बाहर, तो बाहर जो हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर के कैप का मतलब हुआ बाहर की तरफ है ना, तो आई एल स्क्वायर इंटू के कैप, ठीक है सर। उसके बाद आगे आ जाओ, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा तो निकल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, है ना, कि टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। अब देखो क्या होता है, अब जैसे लूप है, मैंने आपको बताया था अभी कि कोई भी कंडक्टर है, जब किसी वायर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर क्या लगता है बच्चे, फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है। फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा, याद करो अभी पढ़ाया था, हाँ सर। अब देखो ये मान लो कि लूप है, ठीक है सर, ये लूप है और ये वायर है, ठीक है सर, तो वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो ये क्योंकि लूप है, लूप क्या सबको समझ में आता है, ये क्या आपका एक लूप है, मतलब कि एक क्लोज वायर होना चाहिए। क्लोज वायर या तो सर्कुलर हो सकता है या तो रेक्टेंगुलर हो सकता है, उसी को हम लोग लूप बोलते हैं, ठीक है सर। तो ये लूप है, तो लूप में क्या फ्लो कर रहा है बच्चों, करंट। अब अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो क्या फोर्स भी लगेगा इस लूप पे, हाँ सर फोर्स तो लगेगा, क्योंकि किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसमें क्या लगता है, फोर्स लगता है। चलो अब हमें निकालते हैं कि लूप साला घूमेगा कैसे, तो ध्यान से देखना, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है सर, क्या आपको दिख रहा है कि करंट ऊपर जा रहा, आई फिर इधर गया, इस तरीके से करंट इस लूप में फ्लो कर रहा है। तो मेरे से पूछता है कि लूप क्या नचेगा, क्या लूप पे फोर्स लगेगा, हाँ लूप पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। किस तरीके से फोर्स लगता है पहले फील कर लो, ये मान लो कि ये लूप है, तो इस पे इस साइड पे फोर्स लगता है अंदर की तरफ और इस साइड पे फोर्स लगता है बाहर की तरफ, और ये ऐसे घूम जाता है। बात समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से यहां पर, जैसे इस साइड देख, तो इस साइड में देखो बढ़िया से देखना, इस लूप में पहले देखो लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने बताया था फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके सर, अब यहां पर देखो, ए फादर मदर चाइल्ड, फादर का मतलब हुआ फोर्स, मदर का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड और सी का मतलब हुआ करंट, ठीक है। अब देख इस वायर में करंट जा रहा है ऊपर, ओके सर। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने लिया है अंदर की तरफ, ओके, नहीं इधर लिया है, ऐसे देख, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने इधर लिया है, ठीक है। तो चलकर तो देखो करंट जा रहा है किधर सर, ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है सर, इधर। देख ये फादर मदर चाइल्ड, तो मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट ऊपर जा रहा है, तो अंगूठा क्या बताएगा, फोर्स, तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर, यानी कि ये लूप है और यहां पर ये वायर है, तो इस वायर पे करंट किधर जा रहा है सर, ऊपर जा रहा है, हाँ ना, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है सर, इधर, हाँ ना, ठीक है। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, है ना, तो फिर से देख मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, तो इस पे फोर्स लगा सर अंदर की तरफ, यानी इस वायर पे फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, इनवर्ड लगेगा, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर अंदर की तरफ, क्रॉस का मतलब हुआ अंदर की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रहा है, क्या बात समझ में आ रहा है, फिर से देख, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करंट ऊपर है तो फोर्स अंदर की तरफ लगा, अंगूठा क्या बता रहा है, फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है सर। अब इधर देखो कि इस साइड में क्या हो रहा है, इस साइड में फोर्स किधर लग रहा है, तो देख फिर लगा, देख इस बार सर करंट नीचे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है, लगाओ फोर्स, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, करंट नीचे और मैग्नेटिक फील्ड, देख मदर, मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट नीचे, तो अंगूठा का डायरेक्शन फोर्स दे रहा है, तो किधर दे रहा है सर, बाहर की तरफ, यानी इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो इस रिंग पे इस पे फोर्स लगा बाहर और इस पे फोर्स लगा अंदर, तो ये ऐसे घूम जाएगा। देख इस पे फोर्स लगा अंदर और इस पे फोर्स लगा बाहर, तो ये ऐसे घूम जाएगा, यानी इस तरीके से नचना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आ रहा है, हाँ ना, यानी इस साइड लगा अंदर और इस टाइप में लगा बाहर, तो इस तरीके से ये नचना स्टार्ट कर देगा। और जब कोई चीज नचता है तो नचने के कारण से क्या होता है, तो नचने की इस गति को, जब कोई चीज नचता है तो वहां पर टॉर्क उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बच्चों, टॉर्क। तो टॉर्क कब उत्पन्न होता है, जब कोई चीज नचता है, ठीक है सर। अब निकालना है मेरे को टॉर्क, टॉर्क का फार्मूला, तो टॉर्क किसके अबाउट नचेगा बोल, तो सर ये जब नचेगा तो बीच से नचेगा, अरे इसी एक्सिस के अबाउट ना, ऐसे ऐसे नचेगा, ऐसे से नचेगा, हाँ, तो ये जब नचेगा सर तो इस एक्सिस के अबाउट नचेगा। तो मेरे से पूछ रहा है टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, डेरिवेशन आता है बच्चों, मैं यहीं पे बता देता हूं आपको डेरिवेशन, ठीक है, ध्यान से सुन। तो देखो इस एक्सिस के अबाउट मेरे को टॉर्क पूछ रहा है, तो यहां से कितना दूरी पर निकालना है फोर्स, यहां से इस एक्सिस से कितना दूरी पर फोर्स लग रहा है सर, तो अगर इस स्क्वायर का लेंथ L है तो ये दूरी कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो इस एक्सिस के अबाउट मेरे से
पूछ रहा है टॉर्क, टॉर्क बराबर होता है दूरी गुना फोर्स, दूरी गुना फोर्स। तो सर दूरी है L/2 और फोर्स कितना लग रहा है इस वायर पे, तो किसी वायर पे फोर्स लगता है ILV sin थीटा, तो L/2 इंटू ILV sin थीटा हो जाएगा। और जितना टॉर्क E लगाएगा उतना टॉर्क E अंदर लगाएगा। तो देख ये वाला फोर्स इसको इधर खींचेगा, ये वाला फोर्स इसको अंदर खींचेगा, तो इसके कारण से टॉर्क आया प्लस इसके कारण से टॉर्क आया, तो दोनों के कारण से टॉर्क आ रहा है, इसलिए 2 से गुना कर देंगे। अरे इसके कारण से टॉर्क निकल के आया L/2 इंटू ILV sin थीटा, तो ये भी तो इसको ढकेल रहा है, तो इतना प्लस इतना कर देंगे, नेट टॉर्क हो जाएगा, तो इतना प्लस इतना, तो इसलिए हम 2 से गुना कर दिए। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो L गुना L स्क्वायर हो जाएगा IL स्क्वायर B sin थीटा। ठीक है, और करंट इंटू L स्क्वायर, सर करंट इंटू L स्क्वायर क्या है, करंट इंटू L स्क्वायर क्या है, तो सर L स्क्वायर तो स्क्वायर का एरिया है, तो करंट इंटू एरिया क्या हुआ सर, मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, तो IL स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट हो गया इस स्क्वायर का, और B sin थीटा, MB sin थीटा को क्या हम M क्रॉस B लिखेंगे, यानी कि टॉर्क बराबर हो जाता है M क्रॉस B, या फिर बोलो MB sin थीटा। M का मतलब हुआ मैग्नेटिक मोमेंट, B का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड, और sin थीटा हो गया आपका एंगल। क्या बात समझ में आ रहा है, क्या बात समझ में आ रहा है, बोलो जल्दी से, क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब सुनो, क्या टॉर्क निकालना आ गया? हाँ सर, कि किसी भी कॉइल पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, हाँ ना, फोर्स के कारण से वो नचना स्टार्ट कर देता है, इस तरीके से नचना स्टार्ट करता है, तो पूछता है टॉर्क का वैल्यू कितना होता है, तो M क्रॉस B होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, है ना, यहां तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं आगे। ठीक है, अगर n कॉइल रहा, जैसे एक कॉइल के कारण से आया MB sin थीटा, अगर ऐसा ऐसा n कॉइल रहा तो n से गुना कर देंगे, कहानी खत्म। अब यहां पर आ जाओ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे, है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है बउआ, कॉइल होता है। ठीक है, जो ऐसे ऐसे देखता होगा कभी कभी सुइया वाला, कभी भी किसी के मतलब दुकान में गए होगे, इलेक्ट्रिशियन के दुकान में गए होगे, तो क्या करता है, कोई भी चीज का मान लो वोल्टेज नापना है, करंट नापना है, तो वहां पर देखो वोल्टेज नापता था, ऐसे ऐसे सुइया मूव करता है, तो सुइया मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, तो क्यों मूव कर रहा है, कैसे वो चलता है सुइया। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, क्वाइल्स होते हैं, क्या होते हैं, इस तरीके के क्वाइल्स होते हैं। ठीक है, अब इस क्वाइल में जैसे करंट जाएगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब इसमें करंट जाएगा तो इस पे लगेगा फोर्स, ये क्वाइल नचना स्टार्ट कर देगा, और जब क्वाइल नचेगा तो सुइया ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब गैल्वेनोमीटर का सुइया ऐसे ऐसे घूमता है, तो उसी के बारे में कुछ चीजें हैं यहां पर समझिएगा। ठीक है सर, अब देखो, तो क्वाइल कितना घूमता है, तो अभी मैंने निकाला कि क्वाइल का जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है MB sin थीटा। हाँ है ना, हाँ है ना, MB sin थीटा, कोई दिक्कत है नहीं। और अगर n क्वाइल रहा तो n से गुना कर देंगे। हाँ है ना, क्या कोई दिक्कत है बच्चों, जल्दी से बताओ। अब वही चीज मैंने यहां पर लिख दिया है कि टॉर्क बराबर क्या होता है, देखो m इंटू बी, तो m का मतलब क्या हुआ, तो सर m का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है करंट इंटू एरिया। अरे देखो ना, टॉर्क बराबर एम भी आ गया, एम का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट यानी करंट इंटू एरिया और इंटू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि क्या हो जाएगा देख, तो मैग्नेटिक मोमेंट के जगह पर आई इंटू ए लिखेंगे और बी के जगह पर है मैग्नेटिक फील्ड, और एन का मतलब हुआ अगर एन कॉइल रहेगा तो एन, तो इसको हम निब्बा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, निब्बा। ठीक है क्या बोलते हैं इसको, निब्बा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर मान लो एन कॉइल का है, ठीक है, अगर एक कॉइल है तो एम बी, अगर ऐसा ऐसा एन कॉइल रहा तो एन से गुना कर देंगे, तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपका टॉर्क कितना निकल के आ जाता है, निब्बा, NIBA। तो एन एन लपेटन का अगर कॉइल है ना, और उसको अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर लगेगा टॉर्क कितना का, निब्बा बराबर निब्बा, निब्बा निब्बी समझ रहा है, निब्बा। ठीक है सर, अब सुनो, अब होता क्या है, यहां पर ध्यान से सुनना। ठीक है, अब यही एन कॉइल जो होता है वो किसी सिस्टम के किसी गैल्वेनोमीटर के अंदर फिट किया हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। तो टॉर्क कितना हुआ, तो देखो होता क्या है, यहां पर जब कोई चीज घूमता है, जब कोई चीज क्या होता है सर, घूमता है, तो वहां पर कुछ एंगल, कुछ ऐंठापन उत्पन्न हो जाता है, कुछ ऐठा जाता है, वो घूम जाता है, नच जाता है। अब देखो ऐसे समझ, ये बॉडी है, इसको मैंने रस्सी से लटका दिया, तो अगर मान लो ये 180 डिग्री घूम गया, हाँ ना, कितना डिग्री घूम गया, 180 डिग्री, जैसे तो छोड़ेगा क्या, वापस आ जाएगा, है ना। तो देखो होता क्या है, टॉर्क जो होता है, कॉइल में जो टॉर्क उत्पन्न होता है वो C इंटू थीटा के बराबर होता है। यहां पर थीटा होता है कि कितना डिग्री घूमा, और C का मतलब होता है टॉर्सनल कांस्टेंट, है ना। तो यहां पर से अगर मैं थीटा निकालने की कोशिश करूं, जैसे टॉर्क बराबर हो गया C इंटू थीटा, फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर यहां से मैं थीटा निकालने की कोशिश करूं कि कॉइल कितना एंगल घुमा, अरे कोयलवा घूमेगा तो कितना एंगल घुमा, तो थीटा बराबर होता है टॉर्क बटा टॉर्सनल कांस्टेंट यानी C।
टॉर्क का फॉर्मूला निब्बा होता है, तो एन आई बी ए बटा सी लिख देंगे। ओके सर, निब्बा बटा सी हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, पहला आपका होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें, ध्यान से सुनिएगा, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, तो सुनो, करंट सेंसिटिविटी ये बोलता है कि आई करंट में, यानी आई करंट में कितना एंगल का डिफ्लेक्शन हुआ, तो यूनिट करंट में कितना का डिफ्लेक्शन होगा। तो जैसे कि मैंने मान लो किसी गैल्वेनोमीटर में मान लो कि मैंने करंट दिया, मैंने 10 एम्पियर करंट दिया, तो उसमें एंगल में डिफ्लेक्शन आया 100 डिग्री का। 10 एम्पियर करंट दिया तो 100 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ, तो 1 एम्पियर करंट देंगे तो कितना डिग्री का डिफ्लेक्शन होगा, 100 बटा 10, 10 डिग्री का। बात समझ आ रहा, वही हुआ। तो देखो थीटा बराबर कितना आया, अगर मैं करंट दे रहा था तो उसके सुइया में कितना एंगल का डिफ्लेक्शन हुआ, तो निब्बा बटा सी का, हाँ ना। अब यहां पर देख, तो करंट सेंसिटिविटी ये बोलता है कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी यूनिट करंट में कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ सुइया, उसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ओके सर, तो देखो आई करंट में कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ भैया, तो अगर हम नॉर्मली देखें कि अगर हम करंट दे रहे थे तो कितना एंगल डिफ्लेक्ट कर रहा था, निब्बा बटा सी। तो आई करंट में निब्बा बटा सी डिफ्लेक्ट हो रहा था, तो यूनिट करंट में कितना हो जाएगा, तो निब्बा बटा सी बटा करंट, करंट से करंट कट जाएगा तो आ जाएगा बन्ना बटा सी, याद कर लेना, बन्ना बटा सी। ठीक है, हाँ ना। उसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, तो वोल्टेज यानी कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, है ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो अगर भी वोल्टेज दे रहे, जैसे 10 वोल्टेज पे हमने चेक किया, तो मान लो कि 100 डिग्री घुमा, तो 1 वोल्टेज पर कितना हो जाएगा, वही। तो मान लो कि भी वोल्टेज में थीटा डिग्री घुमा, तो यूनिट वोल्टेज में थीटा बटा भी घूम जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या होता है, निब्बा बटा सी होता है, इंटू भी, है ना। अच्छा, वोल्टेज बराबर क्या होता है सर, भी बराबर आई आर, ओम्स लॉ से, तो भी के जगह पर आई आर रखेंगे, आई से आई कट जाएगा, तो बी एन ए, बन्ना बटा आर सी हो जाएगा। यानी यहां पर बन्ना बटा सी, यहां पर बन्ना बटा आर सी हो जाएगा, कहानी खत्म, यही अंतर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद एक ना लास्ट सा टॉपिक है, ध्यान से देख लेना, ठीक है सर। देखो उसके बाद आता है आपका, है ना, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो देखो गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बहुत छोटा सा करंट चूसता है, समझ में आ रहा बात। तो अगर हम किसी गैल्वेनोमीटर को ज्यादा करंट दे देंगे तो जल के राख हो जाएगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर कैसा है बउआ, तो वो छोटा करंट को, मिली एम्पियर्स को नापता है। अगर हम उसको ज्यादा करंट दे देंगे ना तो जल के राख हो जाएगा। तो सर अगर मान लो कि 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर करंट नापना है तो ठीक है भैया, गैल्वेनोमीटर से नाप लेंगे। लेकिन अगर मान लो कि 10 एम्पियर करंट नापना हो, 20 एम्पियर करंट नापना हो, उतना बड़ा बड़ा करंट को कैसे नापेंगे। तो गैल्वेनोमीटर बोले भैया हमारे काम की नहीं है, बस की चीज। तो क्या करते हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक संट लगा देते हैं। अगर मेरे को देखो गैल्वेनोमीटर को मेरे को एमीटर बनाना है। एमीटर क्या होता है, एमीटर ऐसा डिवाइस है जो कि बड़ा एम्पियर करंट को नापता है। देख गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, छोटा एम्पियर करंट नापेगा, और एमीटर क्या करता है, बड़ा एम्पियर का करंट नापता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक संट लगा देते हैं। संट का मतलब क्या होता है, तो संट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके पास बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, बहुत 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 कम रेजिस्टेंस होता है। तो सर इससे फायदा क्या है, तो देखो जैसे मैंने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक संट लगा दिया, क्योंकि संट का रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसका रेजिस्टेंस क्या है सर, बहुत कम है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, तो रेजिस्टेंस कम का मतलब हुआ कि वायर में करंट को, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकने वाला, करंट को रोकने वाला। तो ऊपर वाला में करंट को रोकने के लिए, मतलब ऊपर में रेजिस्टेंस कम है, यानी करंट का रुकावट, करंट में रुकावट ऊपर कम होगा, और ऊपर अगर करंट में रुकावट कम होगा यानी ज्यादा से ज्यादा करंट ऊपर चला जाएगा। सोच के बताओ, है ना। अगर रास्ता में रुकावट नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, रास्ता खाली है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहीं जाएगा। तो करंट यहां से आ रहा था, क्योंकि संट का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो जहां पूरा मैक्सिमम करंट इस रास्ते से होते हुए चला जाएगा। तो इसमें बहुत छोटा सा करंट जाता है, बात समझ में आ रहा है। इससे क्या होता है, तो इससे ये गैल्वेनोमीटर बच जाता है। अगर हम संट नहीं लगाएंगे तो पूरा करंट इससे चला जाएगा, 10 एम्पीयर करंट, और जल के राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, संट को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है सर, पूछता आपसे कि गैल्वेनोमीटर में मान लो कि करंट का रीडिंग कैसे निकाल ले। तो अगर हमको निकालना है करंट इन गैल्वेनोमीटर, तो कुछ मत करो, इसके सामने वाला संट है, तो संट का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा बहुत छोटा सा, और गैल्वेनोमीटर भी डिवाइस है तो उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अगर आपको गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट निकालना है, तो सामने वाला क्या है, तो संट का रेजिस्टेंस बटा इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस, तो आर एस प्लस आर जी इंटू टोटल करंट। तो टोटल करंट कितना जा रहा था सिस्टम में, आई जा रहा था, तो इंटू आई कर देंगे, निकल के आ जाएगा।
ठीक है सर। अब वोल्ट मीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो मैंने अभी बताया कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, छोटा सा डिवाइस है, छोटा करंट लेता है, अगर ज्यादा करंट दोगे तो जल के राख हो जाएगा। तो इसके सीरीज में हम एक बड़ा सा रजिस्टर लगा देते हैं, हाई रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर लगा देते हैं। इससे फायदा क्या है, ये रजिस्टर क्या करेगा, ये आगे ही हम इस रजिस्टर लगा दिए, अब देखो क्या होता है, रजिस्टर का काम होता है रेजिस्टेंस देना, करंट को रोकना। तो भले बाहर से बहुत ज्यादा करंट आ रहा है, ये रजिस्टरवा की करेगा, करंटवा के कम कर देगा। क्या बात फील आ रहा है बात, हाँ सर करंट को कम कर देगा, क्योंकि रजिस्टर का काम ही होता है ना। अब जैसे कि मान लो कि कोई बच्चा है, तो मतलब रास्ता बाहर खाली है, आगे भीड़ हो गया, तो क्या होगा, इनपुट जो इंटर करेगा करंट को कम करेगा, हाँ ना। हाँ सर, बात समझ रहा है। तो हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर में रजिस्टर को हम सीरीज में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के, और एम मीटर में हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगा देते हैं। ठीक है, शंट का रेजिस्टेंस कम होता है, लगभग लगभग 0 के बराबर समझो, है ना। और रेजिस्टेंस का मतलब ये जो रेजिस्टेंस लगाते हैं इसका वैल्यू जो होता है बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो मेरे से पूछेगा कि बताओ इसका टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज बराबर कुछ होता है सर, V बराबर आई है, करंट इसमें इंटर कर रहा आई, और नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG हो जाएगा, तो नेट रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड हो जाता है, तो नेट रेजिस्टेंस हो गया R प्लस RG, और करंट हो गया I, तो I इंटू R प्लस RG हो जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद आता है मैग्नेटिक डाइपोल। अभी हमने पढ़ाया था मैग्नेटिक डाइपोल बराबर होता है करंट इंटू एरिया, है ना। अगर एन लूप का हुआ तो एन गुना आई कर देंगे, यूनिट क्या हो जाएगा, तो करंट का होता है एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है सर, उसके बाद देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। देखो जैसे कि ये कॉइल है, ठीक है सर, कॉइल ऐसे ऐसे क्या होता है, नचना स्टार्ट कर देता है। क्यों नचना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी होता है, उस एनर्जी के कारण से ऐसे 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 नचना स्टार्ट कर देता। मान लो कॉइल है, हल्का सा भी तो इसको हिलाएगा तो ऐसे 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 नचना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आ रहा है, याद करो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ो, एक डाइपोल होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते थे तो डाइपोल भी ऐसे ऐसे नचना स्टार्ट कर देता था। उसका फॉर्मूला होता था माइनस पी डॉट ई, वहां पर होता था पी डॉट ई, पी का मतलब होता था डाइपोल मोमेंट इंटू ई का मतलब होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर होता है बस पी के जगह पर एम बी हो जाएगा, माइनस एम बी, वहां पर P डॉट ई होता था डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल इनटू मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये होता है यू, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है माइनस एम बी, इसको तोड़ेंगे तो माइनस एम बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि वर्क डन बराबर क्या हो जाता है, जैसे कि मान ले कि तेरे पास पहले एनर्जी था 100 जूल का, है ना, तेरे पास एनर्जी था 100 जूल का, तूने काम किया, ढिसम ढिसम काम किया, हो गया 50 जूल, तो बोलेगा कितना एनर्जी का लॉस हुआ, कितना एनर्जी तूने काम किया, तो सर पहले था 100 जूल, अब मेरे पास 50 जूल एनर्जी बचा, तो 50 जूल का काम किया। तो वर्क डन वही होता है कि वर्क डन आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन कितना हुआ, तो क्या कह गया, जैसे कि तेरे पास 100 जूल एनर्जी था, बाद में 50 जूल एनर्जी हो गया, तो कितना लॉस किया तूने, वर्क डन कितना क्या किया, 50 जूल का। कैसे किया सर, इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, या फिर बोल फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, तो 50 में से 100 घटा दिया तो 50 जूल आ गया, वही चीज है। तो इनिशियल देखो सर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है ना। तो मान लो कि कोई कॉइल है, पहले θ1 एंगल पे था, उसको घुमा दिए तो θ2 एंगल पे हो गया, तो एक कॉइल को यहां से यहां तक घुमाने में कितना मैंने वर्क किया, है ना। तो मान लो पहले वो θ1 डिग्री पे था, तो उसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mb cos θ1, बाद में हम θ2 एंगल पे घुमा दिए तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mb cos θ2, तो वर्क डन कितना हुआ, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये आ जाएगा, तो यानी mb cos θ1 माइनस cos θ2। तो हम बहुत अच्छे से इसको रिवीजन करा चुके हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहीं पर इस क्लास को एंड करते हैं, पढ़ते रहिएगा।